शराब पीने वालों को पहले फैटी लीवर होता है, फिर हेपेटाइटिस होता है, फिर उसके बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, फिर उसके बाद में हीपेटोसेलुलर कार्सिनोम हो जाता है। तो ये सारी स्टेज बाय स्टेज होती हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि सोने से कितनी देर पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके और आपकी बॉडी को लग सके। अच्छा, लीवर के डैमेज होने की या उसको नुकसान पहुंचने की कोई एक तय उम्र है कि या किसी भी उम्र के किसी भी जेंडर के व्यक्ति को, आदमी को हो जाता है? पीने के साथ उनको सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया। तो अब अगर हम ये नहीं छोड़ेंगे तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसको चाय पीना छोड़ देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देना चाहिए जी। कोल्ड ड्रिंक जो है ये जो पेप्सी और दूसरी चीजें हैं। क्या हमारे घर में ऐसी चीजें हैं जिनको हम खा के पी करके अपने लीवर को सही रख सकते हैं? नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त मारूफ रजा। जी हाँ, जान है तो जहान है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ अ गॉड। ये जो नेमत है वो सबसे बड़ी नेमत है। अगर ये आपके पास सही है तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है। जिंदगी आप भरपूर जी पाएंगे और अच्छी तरीके से जी पाएंगे। जी हाँ, इसलिए आपको पूरी तरीके से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, टेंशन्स हैं, कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ना कुछ लगा हुआ है जिसमें आप उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं और जाने अनजाने में बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, उनमें से एक बहुत बड़ी दिक्कत है लीवर की। जी हाँ, हम अक्सर जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। शुगर हम देखते हैं, बीपी हम देखते हैं, हार्ट को हम देखते हैं, तमाम चीज़ें चेक कराते हैं, लेकिन लीवर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अगर उसको नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया तो क्या होगा, उसकी क्या दिक्कतें होंगी, क्या परेशानियां होंगी, आज इसी बात को लेकर के मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ मीडिया 24/7 के स्टूडियो में एक जाने माने मशहूर और मारूफ डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद है, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेशनल अवार्ड दिया और रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनके भी वो डॉक्टर हैं। अक्सर उनके आपने वीडियोस भी देखे होंगे और ऐसे ऐसे पेशेंट्स को वो देखते हैं जिनको बड़े बड़े अस्पतालों ने बिल्कुल इनकार कर दिया हो, मना कर दिया हो कि अब ट्रांसप्लांट के अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ना तो आपके पास इतना बड़ा पॉकेट होगा, पैसे होंगे कि आप उन बड़े अस्पतालों के जो खर्चों को है वो वहन कर पाएँ, सहन कर पाएँ। लेकिन डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी के पास बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं, खास करके लीवर को लेके। आपका स्वागत है डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी साहब। आदाब साहब। डॉक्टर, सबसे पहली बड़ी बात, पूरे जिस्म में लिवर का जो है अहम काम क्या है? देखिए, मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के ज़रिए से कि लीवर बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसको जो हमारे बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, उसमें लीवर भी उस वाइटल ऑर्गन्स के अंदर शामिल होता है। क्योंकि जो इंसान भी खाना खाता है वो पहले मैदे में हजम होता है। मैदे में हजम होने के बाद में फिर वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इंटेस्टाइन में हजम होने के बाद में फिर वो इस काबिल बनता है कि वो हमारे जो वेसिल्स हैं, रगों के जरिए से जज्ब होकर और फिर लीवर में पहुंचता है। फिर लीवर अपना काम उस पर करता है, उसके डाइजेस्ट करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है और फिर उसको खून की शक्ल में तब्दील करके पूरे बदन के अंदर पहुंचाता है। ठीक है। इसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारा खाना है, फ्रूट्स है, दाल है, सब्जी है, पानी, जो टॉक्सिक सब्सटेंस चल जाते हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई भी करता है। वाह, यानी बहुत अहम रोल है लीवर का हमारे इस पूरी 24 घंटे की जिंदगी में जो हमें ईश्वर ने दी, खुदा ने दी। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या तरीके अपनाए जाएं, कौन से ऐसे रास्ते अपनाए जाएं कि ये जो हमारी बॉडी का अहम पार्ट है लीवर, ये चुस्त तंदुरुस्त रहे और पूरी तरीके से काम करता रहे? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये हर एक आदमी की ज़रूरत है कि हमारे बदन के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उनको कैसे हम सेहतमंद रखें और बीमारियों से बचा सकें। उसमें सबसे पहले चूँकि दिमाग का भी डायरेक्ट एक्सपोजर खाने पीने की चीज़ों से नहीं होता, दिल का भी नहीं होता, लेकिन लीवर का हर खाने पीने की वाली चीज़ से डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है। तो सबसे पहले तो नंबर 1
जिन चीज़ों को हम खाते हैं, चाहे खाना हो या फल हो या कोई भी ड्रिंक हो या दवाएं हो, जी। उनका हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वो लीवर को नुकसान देने वाली ना हो। अब लीवर को नुकसान देने वाली कौन सी चीज़ होती है? जी। जो एक्सट्रीम डिग्री की ठंडी या एक्सट्रीम डिग्री की गर्म हो। अच्छा। हाँ, इसका भी हमें ख्याल करना पड़ेगा। इसलिए खाने में जो हमारे ड्रिंक्स हैं यानी पीने की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर की हमें लेना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडी ना बहुत ज़्यादा गर्म, ना बहुत ज़्यादा खुश्क ना बहुत ज्यादा तरी। 4 कैफियत की ग़िज़ाएं होती हैं। यानी कि ना तो आप आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाएं और ना ही जो सुबह सुबह अक्सर लोगों को आदत होती है तेज गर्म पानी पीना, जी तो वो भी नुकसान देता है। अच्छा। हर एक चीज जो है जो एक्सट्रीम डिग्री तो वो तो एक तो हमें ख्याल ये रखना होगा। नंबर 2, खाने की क्वांटिटी, यानी लीवर की, हर एक इंसान के अंदर लीवर की एक उसकी बदन के एतबार से कैपेसिटी होती है खाने को हजम करने की। अगर वो ओवर ईटिंग करेगा तो ओवर ईटिंग करने की वजह से वो मुंह के अंदर, मैदे के अंदर, आंतों के अंदर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा खाना। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर रॉ मटेरियल की तरफ उसमें जाएगा, लीवर को उसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। अच्छा। जिसकी वजह से वो टायर्ड होगा और लीवर खराब हो जाएगा। अक्सर देखा गया है कि पार्टियों में लोग दबा के खाते हैं, जितनी चीजें सब टेस्ट कर लें तो उनके लिए बहुत बड़ी, यूं कहूं कि ये खतरे की घंटी है। जी। नंबर 3, एक तो क्वांटिटी के एतबार से खाना हमें नॉर्मल लेना होता है। अब उसका क्या पैरामीटर है कि कितना हम ले, तो उसका पैरामीटर ये है कि जब हम खाना खा रहे हों तो खाना खाते वक्त जो हमारी ख्वाहिश है मजीद और खाने की, उस खाने से पहले जो है हम हाथ रोक दें। अच्छा। और उसका पैरामीटर ये कि अगर हमसे कोई एक्स्ट्रा कहे आप प्लीज और लीजिए तो हम खा सकते हैं, लेकिन उसके खाने से भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। यानी कि जो अपनी आपकी खुराक है उस कैपेसिटी से 2 लुक़मे 2 निवाले आप कम खाएं। उसमें पेट में जगह रखनी चाहिए। अच्छा। और उसमें ये तो क्वांटिटी के एतबार से और क्वालिटी के एतबार से भी कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जो देर में हजम होती हैं और कुछ जल्दी हजम हो जाती हैं। तो अगर हमने इन दोनों को एक साथ खा लिया तो वो जो जल्दी हजम होने वाली है जो वो पहले हजम हो जाएंगी और जो देर में उसको टाइम ज्यादा लगेगा, दोनों मिक्स हो जाएंगी। है ना। मिसाल के तौर पर हम जैसे अगर मीट और आलू बनाते हैं तो हमने घर में देखा कि पहले उसे मीट को गलाते हैं, आलू बाद में डाला जाता है। जी। अगर कोई हमारी बच्ची हमारे घर में कोई अगर वो दोनों को एक साथ कुकर में बना के रख दे तो वो सारा खराब हो जाता है। सही कह रहे हैं, है ना। मीट बाद में गलेगा और आलू पहले से गले। बिल्कुल सेम जो है हमारे बदन का है कि हमें इन बातों को भी देखना होगा कि कौन सी ग़िज़ाएं जल्दी हजम होती हैं और कौन सी देर से, दोनों को एक साथ रखाया जाए। जी। तो अब जिस तरीके से हमारे यहाँ तो चलन है आमतौर पर जो शादियां होती हैं वो लेट नाइट होती हैं, ऐसे में और उसमें सारे रिच खाने होते हैं, बहुत ठंडा भी, बहुत गर्म भी, बहुत खट्टा भी, बहुत मीठा भी। तो क्या कहें उस वक्त किस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल करें ताकि आपका जो लीवर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे? जी बिल्कुल। तो मैं जो ग़िज़ा के बारे में बताता, एक तो हमें क्वांटिटी का ख्याल रखना होगा, दूसरे उसकी क्वालिटी यानी वो जल्दी हजम और देर हजम है। नंबर 3 जो है हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि उसकी टाइमिंग हो खाने की। जी। हाँ, ये नहीं कि हम एक साथ जो है ना बहुत सारी ग़िज़ा खा लें और फिर जो है हम उसकी यानी क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ से ज्यादा कर लें और वो खाना हजम होना मुश्किल हो जाए। फिर हमें खट्टी डकाने लगते हैं, पेट में ब्लॉटिंग हो जाती है और उल्टियां होने लग जाती है, जिसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं या फूड पॉइजनिंग कहते हैं। जी। तो ये इसी का नतीजा होती है ओवर ईटिंग का। तो ओवर ईटिंग को जब हम दिल चाहे किसी पार्टी में जाएं या शादी में जाएं तो अपने बदन का ख्याल रखना चाहिए उस खाने से ज्यादा। ठीक है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग खाने पे बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से टूटते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके के जो खाने हैं, क्योंकि खाने में आपने जैसे कहा बहुत एक्सट्रीम गर्म या बहुत एक्सट्रीम जो चिल्ड है ठंडा, वो नहीं लेना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है कि सोने से कितनी देर पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके और आपकी बॉडी को लग सके। अब बेहतर ये है कि कम से कम 2-3 घंटे पहले, सोने से पहले 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और रात के खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। और दोपहर के खाने के बाद में चूंकि आदमी को और मजीद काम करना होता है तो थोड़ी देर आराम करना चाहिए, कम से कम आधा पौन घंटा लंच के बाद आराम करे आदमी ताकि वो बेहतरीन तौर पर डाइजेस्ट हो जाए। और रात को चूंकि उसे आराम करना तो उससे पहले थोड़ा सा वॉकिंग करें। तो ये दोनों चीजें
का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीज़ों के, ऐसे खानों के, ऐसे फ्रूट्स के या ड्रिंक्स के आप नाम बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को, कि जो बहुत हार्मफुल है आपके लीवर के लिए? देखिए, उसमें हम अपने मरीजों को, हम यहाँ एक पहले मस्जिदिया यूनानी हॉस्पिटल था हमदर्द यूनिवर्सिटी में, हमने 40 साल वहाँ पर डॉक्टर को पढ़ाया यूनानी मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, लेक्चर और रीडर एज प्रोफेसर, और फिर वहाँ पर हमने एज ए कंसल्टेंट काम किया। जी। अब 40 साल के बाद में एक रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल है जसोला, न्यू दिल्ली में, अब वहाँ पर हम बैठते हैं मंडे और वेडनेसडे। तो हम अपने पेशेंट को खाने के, जब मरीज हमसे मालूम करता है इस दवा के साथ खाना मैं क्या खाऊं, तो हम इस बताते हैं, नंबर एक तो उसको चाय बस एक सुबह को एक ले या शाम में ले ले, चाय छोड़ देना चाहिए, बेहतर है चाय छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोगों की होती है बेड टी। हाँ, बेड टी। तो बेड टी क्या? बेड टी है, वो बेड टी है, बेड है, बेड टी है। हाँ, बेड टी, वो बेड टी है, अगर मीनिंग के एतबार से हम देखें। और अक्सर लोग खाना खाने के बाद चाय कॉफी लेते हैं। हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम ये बताते हैं, नंबर एक तो अगर बीमार है खास तौर से आदमी, तो उसको चाय पीना छोड़ देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक जो है, ये जो पेप्सी और दूसरी चीजें हैं इस तरह की, ये भी मैदे को नुकसान पहुंचाती हैं। इसे कहते हैं ज़ोफ़े मैदा और ज़ोफ़े जिगर, जो ये बहुत ज्यादा ठंडी चीजों के एतबार से भी नुकसान देता है। ये मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे दूं कि मैं और आप, हम कहीं भी शाम को वॉकिंग में जा रहे हैं, पार्क में है, हम में से किसी को छींक आने लगती है, किसी को खांसी होने लगती है, किसी को नजला होता है, दूसरे कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से हर एक बॉडी पर डिफरेंट खाने की क्वालिटी का असर होता है। तो जो हम ज्यादा एक्सट्रीम डिग्री का कोल्ड, ये बिल्कुल चिल्ड हम आइसक्रीम और वो खाते हैं, वो नुकसान देती है। इसी तरह से तेज गरम और कॉफी भी नुकसान देती है। तो नंबर एक तो क्वांटिटी के एतबार से इसको कम से कम कर दे अगर बहुत ज्यादा आदि है। नंबर दो, बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म ना ले। अच्छा, लीवर के डैमेज होने की या उसको नुकसान पहुंचने की कोई एक तय उम्र है कि, या किसी भी उम्र के, किसी भी जेंडर के व्यक्ति को, आदमी को हो जाता है? हाँ, अब मैं ये अर्ज कर दूं कि इसमें लीवर के बीमार होने की कोई खास एज नहीं है। हाँ, बच्चे जो दूध पीते हैं उनमें लीवर डिजीज कम होती हैं, क्योंकि उनका खाना पीना बहुत ही स्टाइल और क्वांटिटी के एतबार से होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंसान का एक्सपोजर खाने की चीजों से, पानी की चीजों, दवाओं के जरिए से ये बढ़ता चला जाता है, जो नुकसान देने वाली थी। इसलिए हम उसको कहते हैं हीपेटोटॉक्सिक मेडिसिन। तो जो जैसे बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द होता है और वो दर्द की दवा लेते हैं एनाल्जेसिक, तो ये हीपेटोटॉक्सिक होते हैं जो लीवर को डैमेज करती है। अच्छा। इसी तरह से और बहुत सारी मेडिसिन, अल्कोहल जैसे, अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी मिसेज या उनकी मदर या उनकी बहन आती हैं, साहब हम इनको बहुत समझाते हैं लेकिन बहुत पीते हैं। अब पीने के साथ उनको सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, फैटी लीवर हो गया। तो अब अगर हम ये नहीं छोड़ेंगे तो इसका फिर कोई इलाज नहीं है, और ये बड़े नौजवान खाते पीते मालदार लोगों में ज्यादा होता। यानी कि इसकी कोई उम्र नहीं, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि लीवर जो नुकसान किसी भी उम्र में हो सकता है सिवाय छोटे बच्चों के। लेकिन बात ये भी आती है कि अगर आप नुकसान हो गया, क्या हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खा के पी करके अपने लीवर को सही रख सकते हैं? जी, दो चीजें हैं। देखिए, अगर हमारा लीवर सही है तो खाने में जो क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका टेम्परामेंट है उसके एतबार से और कम क्वांटिटी में लिया जाए ताकि हम अच्छे। और दूसरे, इसमें वेजिटेबल्स ज्यादा ली जाएं। अच्छा, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां ये ज्यादा ली जाएं, फैटी चीजें कम ली जाए, क्योंकि फैटी चीज भी जिगर को जो हमारे घरों में बनती है वो नुकसान पहुंचा, उससे फैटी लीवर हो जाता है। शराब पीने वालों को पहले फैटी लीवर होता है, फिर हेपेटाइटिस होता है, फिर उसके बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, फिर उसके बाद में हीपेटोसेलुलर कार्सिनोम हो जाता है। तो ये सारी स्टेज बाय स्टेज होती हैं। तो हम अपने घर में अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, और अगर बीमारी पैदा हो गई है तो उसको छुपाएं नहीं, बल्कि उसका किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन जो एडवाइस करते हैं इन्वेस्टिगेशन करा के, और जिस स्टेज पर बीमारी है उस स्टेज पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका पता कैसे लगे कि आपका जो लीवर है वो डैमेज हो रहा है या उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है? कैसे, क्या सिम्टम्स है? हाँ, इसके दो तरीके होते हैं। नंबर एक तो उसकी तकलीफें मरीज को महसूस होती है, जिसको कहते हैं हम सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स होते हैं। उस सिम्टम्स में नंबर एक, मरीज को भूख लगना कम हो जाती है। नंबर दो, खाना खाने के बाद में
मैदे के मकाम पर ऊपर हिस्से में हैवीनेस होता है। अच्छा। नंबर 3 ब्लॉटिंग, पेट फूलने लगता है। अच्छा। और गैस ज्यादा बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और फिर टायर्डनेस रहती है, टायर्डनेस, कमजोरी, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये सारी चीजें वो अलामत है जिसकी वजह से लगता है कि लीवर के अंदर पहली स्टेज में तो जो कॉमन प्रॉब्लम है वो फैटी लीवर हो गया है। जी। तो उस लीवर के ये अलामत हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात निकल के आती है बार बार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या ऐसे मरीज इस स्टेज को पहुंच जाते हैं कि उनको ये कहा जाता है कि भी आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। क्या आप दवाइयों के जरिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस बड़े खर्चे से, उस बड़े डैमेज से उस मरीज को बचा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको एक बात मैं कहूं अगर जबान से, तो जबान से तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, लेकिन उसका कोई एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए। जी जी। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इस वक्त, हमारे पास सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं उसको, फैटी लीवर भी आता है। फैटी लीवर के बाद में हेपेटाइटिस, जो जॉन्डिस, पीलिया, वो पेशेंट आते हैं। इसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर के, जिसमें वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया है, या फिर एक फाइब्रोस्कैन होता है। उस फाइब्रोस्कैन, नॉर्मल फाइब्रोस्कैन 6 kPa होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है इसकी 4 स्टेज होती हैं। अगर 6 से 8 हो जाए तो स्टेज 1 का फाइब्रोसिस है। अगर 8 से 10 हो जाए तो स्टेज 2 का है। 10 से 12 और 14 तक हो जाए तो स्टेज 3 का है। और अगर 14 के बाद यानी 17 तक भी इसको कहते हैं, और 17 के बाद में अगर केपी हो जाए तो ये स्टेज 4 का होता है। और फिर लास्ट स्टेज की 75 हो जाती है। अच्छा। 70। तो जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ती जाती है, लीवर फंक्शन भी डिरेंज होता है। लीवर फंक्शन में क्या है, उनको जॉन्डिस हो जाता है। अच्छा। सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाती है, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फास्फेट बढ़ जाता है, टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाती है, और टोटल प्रोटीन कम होने लगती है, एल्बुमिन कम होने लगती है। तो इस स्टेज को लोग कहते हैं लीवर फेल्योर। अच्छा। और उसमें ईसोफेजियल वेरिसिस, जो बैकवर्ड फ्लो होता है, उसमें मैदे के अंदर ईसोफेगस के अंदर अगर वेसिस बढ़ जाए, इसको ईसोफेजियल वेसिस कहते हैं, गैस्ट्रिक वेसिस कहते हैं। इसी तरह से इंटेस्टाइन वाले तो हीमोराइड पैदा हो जाती हैं। तो ये सारी पहचान है उसकी कि लीवर फेल्योर में पेशेंट चला गया। तो अगर लीवर फेल्योर में पेशेंट होगा तो हम हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। जब लीवर ट्रांसप्लांट उनको एडवाइस कहते हैं तो उनके फैमिली मेंबरों के अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है, मरीजों से ज्यादा। जी जी। कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट करना तो कौन लीवर डोनेट करेगा, बड़ी बात, सबसे बड़ी फैमिली है। और फिर इतना पैसा कौन लाएगा, इतना पैसा। नंबर एक तो लीवर डोनेट कौन करेगा। नंबर 2, 30-40 लाख रुपए कम से कम खर्च होते हैं, तो 30-40 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे होगा। नंबर 3, जो लीवर डोनेट कर रहा है उसको भी रिस्क फैक्टर डेवलप हो जाता है ना। चौथे ये कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी उसका मेंटेनेंस, जिसको कहते हैं, और इम्यूनो मॉनिटर दवाएं, वो भी जिंदगी भर चलती है उसकी। अच्छा। जिंदगी भर चलती है, वो एक और बड़ा खर्चा है। 5वीं बात यह है कि हर एक आदमी लीवर ट्रांसप्लांट के काबिल भी नहीं होता, चूंकि मेजर सर्जरी है। जी जी। तो कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसी का एज फैक्टर है। जी जी। बहुत सारी है कंडीशंस। तो ऐसे लोग अब क्या करें, ऐसे लोग यूनानी दवाएं लेकर, और वो जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। जी। अब कैसे होता है, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस अल्ट्रासाउंड के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आता है। हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। हाँ, लीवर हम यूनानी मेडिसिन देते हैं। यूनानी मेडिसिन देने के बाद में हम उससे 1 महीने की दवाएं देते हैं, और पेशेंट से कहते हैं कि आप 1 महीने बाद जहां भी रहता है आदमी पेशेंट, और जहां की भी वो रिपोर्ट, जिस हॉस्पिटल की रिपोर्ट देखा है, मुझसे कहते हैं आप वही करा के रहे हैं, LFT और CBC। तो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि LFT विदिन 1 मंथ जो है वो रेस्पॉन्ड करता है। अच्छा। और जॉन्डिस कम होने लगता है, एंजाइम्स कम होने लगते हैं। बड़ी बात है। हाँ, एल्बुमिन भी बढ़ने लगता है, ये सारी चीजें। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे दर्शक कि वो 1 महीने की जो यूनानी दवा है, हाँ, वो कितने की होती है, वो खर्चा कितना? हाँ, अब ये डिपेंड करता है देखिए पेशेंट की कंडीशन पर। एक तो है ओनली सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसे हमने अपना लोगों को हम अगर हम बात करें मिनिमम टू मैक्सिमम की। यस यस। तो जो सिरोसिस ऑफ लीवर का होता है, जिसमें KPA बड़ा है, 10 है, 12 है, 15 है, खासतौर से जो एल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर वाले होते हैं, या डायबिटिक सिरोसिस ऑफ लीवर होते हैं। अब इसके साथ मजीद एडिशन हो जाता है, जैसे एक तो सिरोसिस हो गया, उसकी दवाएं ज्यादा 2000 रुपए पर मंथ की पड़ती है हमारी। 2000 रुपए पर कुछ भी नहीं है। हाँ,
2000 रुपए के करीब बनते, लेकिन अगर इसके साथ साथ उसको जॉन्डिस भी हो गया तो उसमें जॉन्डिस की दवाएं ऐड करते हैं। ठीक है। अगर उसमें आदमी को जो है एनीमिया है खून की, तो उसमें खून की दवाएं भी ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है। अगर एसाइटिस हो गया तो उसमें एसाइटिस की दवा भी ऐड करती हैं जी। तो इसमें इसोफेजियल वेरिसिस है जिसको पोर्टल थ्रोम्बोसिस की वजह से भी होता है। जब हम उसमें वो कराते हैं डॉपलर, तो उसकी दवा भी, तो उसके एतबार से ज्यादा ये अगर सीवियर डिग्री का सिरोसिस ऑफ लिवर तो ज्यादा 8-7 हजार रुपए की दवाएं होती है। बताइए, कहाँ 40-50 लाख रुपए और उसके बाद जिंदगी भर का जो झंझट है वो लगा रहेगा आपको भी और जिससे आप लेंगे उसको भी, और दवाइयाँ आपको पूरी जिंदगी भर खानी है। तो आप ये देख लें कि आपको कहाँ क्या करना है। डॉक्टर साहब, बहुत सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छे लीवर के साथ जिंदगी गुजारने वाला, यानी अगर यूनानी मेडिसिन वो ले रहा है तो उसकी लाइफ और उसके लीवर की लाइफ कितनी बढ़ जाती है और कितना वो नॉर्मल लाइफ जी पाता है? देखिए, ऐसे है, अगर लीवर नॉर्मल है तो जाहिर है जो उसकी नेचुरल लाइफ है, चाहे उसकी 40 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो, वो नॉर्मल चलता है। लेकिन अगर ये सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो दवाएं हम देते हैं उससे मरीज काफी हद तक नॉर्मल लाइफ हो जाती है। अच्छा। अभी आज ही मैं सीधा हॉस्पिटल से आपके पास, आपका हुक्म था कि भाई यहाँ पर आए, मैं हाजिर हो गया ओपीडी से। अभी मेरे पास हापुड़ का एक पेशेंट था। अच्छा। उसका KPA जब मेरे पास आया तो उसका 34 था जी। हमने इलाज शुरू करा तो पहले 2 महीने के बाद हमने करा तो उसका फिर 34 से 43 हो गया। अरे वाह। मरीज ने कहा साहब नहीं बढ़ रहा है ये। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ये 2 महीने और कंटिन्यू रहे। तो 2 महीने के बाद में अब उसे 7 महीने के बाद आया तो आज उसका 10 हो गया। अच्छा, 43 से 10 चमत्कार है। इट्स अ सरप्राइज। 10.7 है आज का। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं क्योंकि भीड़ होती है बहुत ज्यादा तो ज्यादा हम बना भी नहीं पाते, 1-2-3 मिनट की वीडियो बनाते, तो आज ही मैंने वो उसको मैं अपलोड शाम में करवाऊंगा। ठीक है जी। तो वो 43 से 10 रह गया विद इन 7 मंथ्स। चलिए, अब देखिए, तो डॉक्टर साहब मैं आपको वाकई शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी बेशकीमती बातें बताई और लीवर को लेकर के आप बिल्कुल भी निश्चिंत मत रहिए। चिंता ज़रूरी है क्योंकि वो आपका ऐसा पार्ट है बॉडी का जो आपके पूरे खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट करता है और सर्कुलेट करता है, इसलिए उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। और अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो डॉक्टर अख्तर सिद्दीकी साहब मौजूद है, आपके इनके नंबर भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनका ईमेल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि खाना उतना ही खाएं जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप खाएंगे और बहुत देर से खाएंगे तो आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुंचाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मेहरबानी साहब। मैं फिर हाजिर होऊंगा हेलो डॉक्टर में एक नए डॉक्टर के साथ, कुछ नई बीमारियों के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है उससे अलग हटके कम खर्चे में किफ़ायती और बिल्कुल जिम्मेदाराना जो इलाज है वो आपको कहाँ मिल सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, यूनानी जो है एक बेस्ट थेरेपी है, सेफर थेरेपी है जिसको आप आराम से ले सकते हैं, ना खर्चा है और ना ही उसके आगे आपको कोई दिक्कत है और आप पूरी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होऊंगा, तब तक देखते रहिए मीडिया 24/7। थैंक यू।